आज हम लोग क्लास 6 का SST विषय पढ़ेंगे। कब, कहाँ और कैसे का पार्ट 2। कल हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास क्या है, इतिहास में हमें क्या पढ़नी होती है और इतिहास जानना क्यों आवश्यक है, उनके कालखंडों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, किन किन माध्यमों से हम इतिहास को जान पाते हैं, अपने भारत के इतिहास को हम समझ पाते हैं। तो बच्चों, भारतीय इतिहास के अध्ययन के दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं बच्चों? दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। बच्चों, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक एवं गैर धार्मिक साहित्य, वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र, कलहन रचित राजतरंगिणी इत्यादि आती हैं। बच्चों, ये जो धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य हैं, इससे हमें उस समय की तत्कालीन परिस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय हमारे समाज में क्या परिस्थितियां थी, हमारा शासन व्यवस्था कैसा था, हमारे लोगों की सांस्कृतिक गतिविधि कैसी थी। जैसे अभी हम लोग रामायण और महाभारत पर चर्चा करके देखते हैं, तो बच्चों अभी रामायण हमारे टीवी सीरियल में भी चल रहा है। रामायण देखने से हमें क्या पता चलता है? केवल राम रावण का युद्ध नहीं, उस समय के सभी राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि मिथिला नरेश, एक मिथिला नामक राज्य था जिनके नरेश जनक जी थे। हम जानते हैं कि पंपापुर नामक एक जगह था, किष्किंधा नामक एक राज्य था जहाँ के राजा बाली और सुग्रीव हुए। उसी प्रकार लंका नामक एक देश था जहाँ के राजा रावण हुए। तो हमें इन महाकाव्यों के माध्यम से उन जगहों के बारे में, उन लोगों के बारे में जानकारी मिली है। रामायण के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त्य, महर्षि भारद्वाज की चर्चा होती है, यानी कि उन लोगों के बारे में जो अभी मौजूद नहीं है, वे रामायण महाकाव्य में लिखे गए थे, यानी उस समय वे उपस्थित थे तभी लिखे गए हैं। उसी प्रकार से महाभारत भी है कि कुरु वंश में कितने राजा थे, दुर्योधन कौन था, अंग प्रदेश राजा कौन थे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जरासंध कौन था, यानी कि उस समय की राजनीतिक परिदृश्य और विभिन्न घटनाक्रमों को इन महाकाव्यों में समाया गया है, पिरोया गया है। इसी प्रकार से बौद्ध जैन साहित्य, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और जैन धर्म के प्रवर्तक के बारे में बताई गई है। दोनों राजपुत्र थे उस समय, हमारे मगध में 16 महाजनपद थे। तो इन सभी चीजों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हम आगे जब चलते हैं तो चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जिससे मगध की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी, उससे उत्तर भारत खासकर कश्मीर के एरिया के बारे में जानकारी मिलती है। तो बच्चों, ये साहित्यिक स्रोत जो इतिहास के जानने का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी स्रोत है, जिसके माध्यम से हम अपने इतिहास को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो है वे हमारे अतीत पर मुहर लगा देती है कि जो चीजें उसमें प्राप्त हुई खुदाई के माध्यम से, या स्मारक, अभिलेख, सिक्के, प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, औजार, बर्तन इत्यादि, जितनी भी चीजें खुदाई से प्राप्त हुई, जैसे हड़प्पा संस्कृति की खुदाई हुई, सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई, सिंधु नदी किनारे, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, चंदूहाड़ो की खुदाई हुई। इन खुदाइयों से प्राप्त औजार, बर्तन, कुल्हाड़ी या मिट्टी के घड़े या मूर्तियां, इन सभी से हमें पता चलता है कि आज से 2500 साल पहले, आज से 5000 साल पहले जब हमारी सभ्यताएं विकसित थी भारत में, तो उस समय लोग किन किन बर्तनों का प्रयोग करते थे, किन किन औजारों का प्रयोग करते थे। मूर्तियां और मंदिर हमें बताती हैं कि उस समय के लोग शिल्प कला में और स्थापत्य और वास्तुकला में कितने पारंगत थे। तो बच्चों, मंदिर, मूर्तियों को देखकर और खुदाई से प्राप्त औजारों से हम उस समय के अन्य चीजों के बारे में पता लगा पाते हैं। जैसे हम कि साहित्यिक स्रोत के माध्यम से पता लगा पाए उस समय के शासन व्यवस्था के बारे में, उसमें लोगों की व्यवस्था के बारे में, उसी प्रकार हम लोग पुरातात्विक स्रोत से भी तत्कालीन समाज के बारे में हमें जानने का अवसर मिलता है और हम बहुत ही अच्छी तरीके से
ठोस तरीके से उस समय की वस्तुओं के बारे में जानते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि लोग उस समय इन वस्तुओं का प्रयोग करते होंगे, तभी वह वस्तुएं खुदाई से मिली है। क्योंकि उन वस्तुओं का हम लोग कार्बन डेटिंग के माध्यम से उम्र भी पता लगा लेते हैं कि यह वस्तुएं कितनी पुरानी रही होगी। बच्चों, प्राचीन काल में कोई टाइपिंग मशीन नहीं थी, कोई फोटोकॉपी की मशीन नहीं थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था उस समय। तो बात होती है कि सर इतने सारे जो साहित्यिक स्रोत है वे सब कहाँ से मिले, कैसे मिले, जब कोई मशीन ही नहीं थी। तो उस समय लोग हाथों से लिखते थे, जो हाथ से लिखी गई हो वह पांडुलिपि कहलाती थी। हाथ से हम लोग भी लिखते हैं कॉपी पर, तो एक तरह से हम लोग भी पांडुलिपि तैयार करते हैं। अब है कि सर जब उस समय कागज था ही नहीं तो लोग लिखते क्या चीज पर थे, कौन सी वस्तु थी जिस पे वे लिखते थे? तो वे लोग ताड़पत्र या भोजपत्र, जो भुज नामक एक वृक्ष के छाल से तैयार किया जाता था, या ताम्र पत्थर को पीट पीट कर या फिर चट्टानों पर उकेरते थे अपनी लेखनी को। इसी वजह से यह लेखनी आज भी किसी न किसी रूप में हमें मौजूद मिल जाती है। संग्रहालयों में यह मौजूद है, बहुत पांडुलिपियां, जिसका अध्ययन और जिसको देखने के लिए हम सभी वहां जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चों, मंदिर, मूर्तियां, अभिलेख और सिक्के इत्यादि पर कुछ न कुछ खुदाई की होती है। उन खुदाई किए हुए शब्दों को पढ़ने के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। कुछ प्रकार के लेख जो मिट्टी के बर्तनों पर लिखे हुए हैं, उकेरे गए हों, मूर्तियों पर उकेरे गए हों, मंदिर के दीवारों पर उकेरे गए हों, या प्राचीन इमारतों के उकेरे गए हों, तो उन सभी के जो अध्ययन करते हैं, उनके अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों, हम लोगों ने आज भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में जानकारी हासिल किया। अब हम लोग अगले क्लास में अपने झारखंड के बारे में जानेंगे कि प्राचीन काल के कौन कौन से ऐतिहासिक चीजें हमारे झारखंड में भी प्राप्त हुई है और कौन कौन सी वह स्थल हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।